हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे आमेर के मानसिंह। चौहान वंश हमारा कंप्लीट हो गया है एंड आमेर के मानसिंह मेवाड़ के इतिहास में आएंगे। तो अगर हम थोड़ा सा इतिहास इसका देखें तो मिर्ज़ा राजा मानसिंह इनके बारे में जानना ज़रूरी है। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ पहले। जयपुर के इतिहास में बस आप एक सेकंड रुकिए। क्योंकि सिलेबस के अंदर क्या है, हमें पर्टिकुलरली जो जो हमें महाराणा याद करने हैं बस वही गिवन है, तो हम सिर्फ वही करेंगे। हाँ जी, तो एक बार आपको फटाफट से मैं सिलेबस दिखा देती हूँ पहले। जैसे ये हमारा सिलेबस चल रहा था और इस सिलेबस के अंदर हमने जो चौहान वंश है उसके अंदर अजमेर, रणथंभौर और जालोर का चौहान वंश कर लिया है। अब जयपुर के इतिहास में आमेर के मानसिंह हमें करने हैं। ठीक है, हम बुक्स फॉलो कर रहे हैं, अपनी जो आरबीएससी की बुक्स हैं वो भी हम फॉलो कर रहे हैं और साथ साथ में जो हमारे पुराने नोट्स थे हम वो भी फॉलो कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आमेर के मानसिंह, अगर हम थोड़ा सा ये जयपुर के इतिहास से रिलेट करते हैं और अगर हम इनसे पहले कुछ बात करें तो इनका बेसिकली कछवाहा वंश जो है और इनकी जो कुलदेवी हैं वो जमुबाई माता हैं और इनकी जो राजधानी थी वो पहले दौसा भी रही, फिर जमवा रामगढ़ भी रही, फिर आमेर भी रही। तो आमेर को अगर थोड़ा सा हम स्टार्टिंग कर लें तो जो आमेर है ये 1207 ईस्वी में 1207 ईस्वी में जो कोकिल देव थे, कौन थे? कोकिल देव जो थे, उन्होंने मीनाओं को पराजित करके इसको अपनी राजधानी बनाया था कोकिल देव ने। ठीक है, फिर 1727 में जयपुर जो थी वो राजधानी बनी थी, सवाई जयसिंह ने बनवाई थी। अब इनके जैसे पहले राजा जो थे वो कौन थे? वो थे दूल्हे राय। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा शुरू करने से पहले, आमेर के मानसिंह शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो दूल्हे राय थे और इन्हीं को संस्थापक कहा जाता है और इन्होंने ही जमवाई जो माता का मंदिर है वो बनवाया था। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रही हूँ, बस आप मेरी बात सुन लीजिएगा। फिर आप देखेंगे तो कोकिल देव आते हैं, फिर दूल्हे राय के बाद आते हैं कोकिल देव और कोकिल देव मीनाओं को हराएंगे और 1207 ईस्वी में आमेर को राजधानी जो है वो बनवा लेंगे। और ये एक और मंदिर बनवाते हैं, जैसे ये तो जमुआ रायगढ़ वाला बनवाते हैं, ये अंबिकेश्वर। ठीक है, ये बनवाते हैं अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। फिर इसके बाद आते हैं पंचवन देव। कौन आते हैं? पंचवन देव। तो पंचवन देव जो हैं वो तराइन युद्ध के समय वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और साथ में इनको महोबा का प्रशासक भी बनाया जाता है। महोबा का प्रशासक भी बनाया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं राजदेव। ये आपको लर्न नहीं करने हैं, ये बस मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता रही हूँ। तो ये आमेर में एक महल है, कदली महल, उसका निर्माण करवाते हैं और यहीं पर जो आमेर के शासक हैं उनका राजतिलक जो है वो मीना करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा क्या करते हैं? आमेर को जो है वो अपने 12 पुत्रों में बांट देते हैं। तो जो वो 12 कोटड़ी जो है वो इसी वजह से कहलाता है। और 1527 के अंदर जब खानवा का युद्ध होता है तो उसमें ये हेल्प करते हैं राणा सांगा की। ठीक है, तो ये मदद करते हैं किसकी? राणा सांगा की। फिर इनके काल में ही जो गलता जी हैं जयपुर में, वहाँ पर रामनंदी संप्रदाय की भी स्थापना होती है। फिर इसके बाद आते हैं रतन सिंह। रतन सिंह जो हैं वो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और फिर आते हैं भारमल। तो जो भारमल हैं वही अपनी पुत्री जो हरकाबाई है उसका जो विवाह है वो अकबर के साथ कर देते हैं। इनकी पुत्री होती है हरका
और फिर उसका विवाह जो है वो किसके साथ हो जाता है, अकबर के साथ हो जाता है। फिर मुगलों की अधीनता स्वीकार हो जाती है ना, और अकबर जो होता है वो इनको 5,000 का मनसब भी देता है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं भगवंत दास कछवाहा। भगवंत दास कछवा, तो अकबर इनको भी उपाधि देते हैं, किसकी, अमीर उल उमरा की, है ना, अमीर उल उमरा की इनको उपाधि देते हैं और 5,000 का मनसब इनको भी देते हैं। ये चित्तौड़ के आक्रमण में अकबर का साथ देते हैं, अकबर का साथ देते हैं चित्तौड़ के किले पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, ये मान लीजिए चित्तौड़गढ़ है। और 1585 के अंदर जो भगवंत दास हैं वो अपनी पुत्री, जो इनकी पुत्री है मानबाई, उसकी शादी जो है वो जहांगीर से कर देते हैं। अब इसके बाद आते हैं मिर्ज़ा राजा मानसिंह, जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है वो यहाँ से शुरू होता है, मिर्ज़ा राजा मानसिंह। तो अब देखिए मिर्ज़ा राजा मानसिंह जो सिलेबस में है, अब यहाँ से आप थोड़ा सा याद करना शुरू करें। बात हो रही है 1589 से 1614 ईस्वी की। इनका जन्म जो है वो होता है कहाँ, मौजमाबाद, मौजमाबाद जयपुर के अंदर। ठीक है, वहाँ इनका जन्म होता है। और 12 वर्ष के ये होते हैं। ठीक है, ये कितने वर्ष के हैं, ये 12 वर्ष के हैं। और 12 वर्ष में ये मुग़ल के दरबार में चले जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे हम मुग़ल का दरबार बना लेते हैं, ये मुग़ल के दरबार में चले जाएंगे। अब यहाँ पर होंगे अकबर, ये का बनाना था, अकबर, और अकबर के बाद होंगे जहांगीर। इन दोनों की सेवा करेंगे, है ना। अब इनको एक फिर उपाधि मिल जाएगी, और इनको क्या उपाधि मिलेगी, मिर्ज़ा राजा जय सिंह को क्या उपाधि मिलेगी, इनको उपाधि मिलेगी, ये इनकी उपाधि है फर्जंद, फर्जंद और मिर्ज़ा राजा। फर्जंद और मिर्ज़ा राजा कौन है, वो यही है। तो ये इनको उपाधि मिल जाती है। 1569 में अपने पिता भगवंत दास के साथ, ठीक है, इनके पिता कौन है, भगवंत दास हैं, जो पीछे हमने बनाए थे, है ना, भगवंत दास, है ना, भगवंत दास कछवाहा के बाद ही आ रहे हैं ना। तो इनके जो पिता हैं भगवंत दास, इनके साथ ये रणथंभौर के सुरजनहाड़ा में गए थे, है ना। ये अपने पिता के साथ, जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह हैं और इनके जो पिता हैं, है ना, इनके जो पिता हैं, पिता कौन है इनके, भगवंत दास। तो ये दोनों जो हैं मिलके वो रणथंभौर, रणथंभौर में सुरजनहाड़ा है, कौन है रणथंभौर में, सुरजनहाड़ा है, उसके साथ इनका पहला सैनिक अभियान माना जाता है। ये 1569 की बात हो रही है, मैं 1569 यहीं लिख देती हूँ। 1569 के बाद 1572 ईस्वी में ये एक और युद्ध पर जाते हैं, सरनाल युद्ध। कौन सा युद्ध है, सरनाल युद्ध है। कहाँ का है ये है गुजरात का। एक बार दोबारा से मैं आपको पढ़ा देती हूँ। देखिए भगवंत दास हैं, भगवंत दास के पुत्र हैं, और इनके पुत्र कौन है, मिर्ज़ा राजा मानसिंह हैं, जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में गिवन है। ये अपने पिता के साथ रणथंभौर जाएंगे और सुरजनहाड़ा जो होगा उसके विरुद्ध पहला सैनिक अभियान ये करेंगे। कौन, मिर्ज़ा राजा मानसिंह 1569 में। वैसे इनका जो राज है वो 1589 से 1614 तक बोल सकते हैं। हालांकि इनका जन्म जो है वो मौजमाबाद और जयपुर के अंदर हुआ था। 12 वर्ष की आयु में ये अपने पिता के अकेले ही, है ना, मुग़ल दरबार जाते हैं। और मुग़ल दरबार जब जाते हैं तो वहाँ पर अकबर और जहांगीर की सेवा करते हैं, जिसकी वजह से इनको उपाधि दी जाती है। और इनकी क्या उपाधि देते हैं, अकबर कौन क्या कहते हैं इनको, फर्जंद कहते हैं, यानी कि पुत्र, और मिर्ज़ा राजा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब
1573 में ये डूंगरपुर जो कि राजस्थान के अंदर ही है, डूंगरपुर के शासक हैं कौन है? आस्करन। इनको भी ये हरा देते हैं, मतलब ये हार जाएंगे, है ना, तो ये हार जाते हैं। 1573 में कौन है शासक? आस्करन। फिर अब इनको सूबेदारियां दी जाएंगी, है ना, अलग अलग जगह की। जो पहली सूबेदारी इनको मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? काबुल की सूबेदारी। काबुल की सूबेदारी 1585 से 1587 तक। अकबर क्या होते हैं? अकबर का एक सौतेला भाई है, ठीक है, अकबर का एक सौतेला भाई है मिर्ज़ा हकीम। कौन है? मिर्ज़ा हाकिम। मिर्ज़ा हाकिम के विद्रोह को दबाने के लिए, ये विद्रोह कर रहा होता है, तो इसको दबाने के लिए जो राजा मानसिंह है उनको काबुल भेजा जाता है, ठीक है, तो इसको दबाने के लिए, है ना। तो इनकी युद्ध चल रहा है एक तरीके से, और ये दोनों भाई हैं और सौतेला भाई है। तो मानसिंह को भेजा जाता है, और जो मानसिंह जो है वो काबुल में इसको हरा देता है, ठीक है, इसको हरा देता है। और अकबर जो है, अकबर मानसिंह को 5000 जात सवार देकर मनसबदार बनाता है, और तभी मिर्ज़ा राजा की उपाधि जो है वो मिलती है। मिर्ज़ा राजा की उपाधि जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर काबुल के अंदर हम बात करें तो काबुल के अंदर 5 कबीले होते हैं, ठीक है, ये मैं ऐसे 5 कबीले बना देती हूँ, थोड़ा सा याद रह जाएगा, क्योंकि देखो अल्टीमेटली पेपर के अंदर फैक्ट्स पूछे जाएंगे, कहानी कोई नहीं याद रखेगा, फैक्ट्स पूछेंगे, सीधा एमसीक्यूज आएंगे, और पेपर का लेवल आप सबने देखा ही होगा, पेपर का लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। तो काबुल के अंदर ये 5 कबीले हैं, और इनके ऊपर विजय जो है वो हासिल कर लेंगे, और इसके ऊपर जो के बाद कबीलों ने अपने ध्वज का हिस्सा फाड़कर मानसिंह को दिया। तो ये इनका ध्वज है, ठीक है, मान लो ये इनका ध्वज है, तो इसका हिस्सा जो है वो फाड़कर किसको दे दिया जाता है? मानसिंह को दे दिया जाता है। इसी परचरंगे मैंने बोल दिया, यही जो पचरंगा ध्वज है, पचरंगे ध्वज को जयपुर का राजकीय ध्वज बनाया गया। जयपुर का राजकीय ध्वज बनाया गया, ठीक है। तो ये थी काबुल की सूबेदारी, जो देखो मैंने बिल्कुल इतने एरिया में समेट दी है, और आई होप समझ में भी आ रही होगी। एक बार आपको दोबारा से रिवाइज़ कराती हूँ, क्योंकि मिर्ज़ा राजा मानसिंह ही जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार मैं आपको दोबारा से इसको रिवाइज़ कराती हूँ, फिर हम बिहार की सूबेदारी पढ़ेंगे, क्योंकि मिर्ज़ा राजा मानसिंह सिलेबस में हमें पर्टिकुलरली गिवन है। देखिए, भगवंत दास हैं, भगवंत दास के पुत्र हैं मिर्ज़ा राजा मानसिंह। ये दोनों 1569 में रणथंभौर जाते हैं, और सुरजनहाड़ा पर प्रथम जो विजय है, सैनिक विजय जो है वो जीतते हैं या पाते हैं। फिर इन मिर्ज़ा राजा मानसिंह का जन्म जो है वो मौजमाबाद, मतलब फिर नहीं, पहले ही हो चुका है जन्म, तो मौजमाबाद जयपुर के अंदर होता है। 12 वर्ष की आयु में ही ये मुग़ल दरबार में चले जाते हैं, जहाँ पे अकबर और जहांगीर की सेवा करते हैं, और अकबर इनको फर्जंद पुत्र की उपाधि देता है और मिर्ज़ा राजा की उपाधि देता है। तो एक तो ये अकबर और जहांगीर के वहाँ पे चले गए, और दूसरा रणथंभौर गए थे सुरजनहाड़ा से पंगे लेने के लिए, उनको हराने के लिए अपने पिता भगवंत दास के साथ। फिर हम 1572 ईस्वी की बात करें तो ये सरनाल का भी युद्ध करते हैं गुजरात के अंदर। 1573 की बात करें तो डूंगरपुर के शासक आस्करन को भी ये हराते हैं। फिर इनको मिलेगी काबुल की सूबेदारी, कब? 1585 से 87 की बात चल रही है। अकबर का सौतेला भाई है मिर्ज़ा हाकिम, तो जिससे अकबर जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और अकबर मानसिंह को भेजता है कि जाओ इसको हरा कर आओ। मानसिंह जाता है और इसको हरा कर आता है, और मानसिंह जो है वो अकबर जो है वो मानसिंह को खुश होकर 5000 जात सवार और मनसबदार बना देता है। साथ में ही मिर्ज़ा राजा की उपाधि भी इनको मिल जाती है। यही ये जो 5 कबीले हैं, इन पे विजय हासिल कर लेता है मानसिंह, और इसी के ध्वज को, पचरंगे ध्वज को, जयपुर का राजकीय ध्वज बनाया गया। तो ये थी काबुल की सूबेदारी। आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं सेकंड बिहार की सूबेदारी।
बिहार की सूबेदारी। काबुल से मानसिंह को स्थानांतरण बिहार कर, मतलब मानसिंह को जैसे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो काबुल से मानसिंह को यहाँ पर भेजा जाता है। और क्यों भेजा जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो जागीरदार हैं वो विद्रोह कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे कुछ जागीरदार हैं और वो विद्रोह कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री होती है किसकी? मानसिंह की। ठीक है, मानसिंह यहाँ पे एंटर करते हैं और ये 2 बार यहाँ के सूबेदार रहे। 2 बार यहाँ के, एक सेकेंड, 2 बार यहाँ के ये सूबेदार रहे। और सूबेदार तो रहे ही रहे, साथ में देखो बिहार के भी रहेंगे, बंगाल के भी रहेंगे, तो 2 बार सूबेदार रहे। और यहाँ इन्होंने एक नगर भी बसाया। क्या है उस नगर का नाम? उस नगर का नाम है मानपुर नगर। मानपुर नगर बसाया। 1592 में, बिहार उड़ीसा एक साथ ही हैं, तो बिहार और उड़ीसा के शासक हैं, कौन है? अफगान शासक, ये अफगानी है, अफगानी शासक हैं। कौन है? नासिर खां। एक देखिए नुसरत खां है ना, वो सब रणथंबोर के अभियान में है। एक है कतलू खां, कतलू खां। तो इनको हराते हैं और यहाँ पर पूरी उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ मंदिर जो है उस पर अधिकार कर लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर, तो ये मंदिर, तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार की सूबेदारी की बात हो रही है। काबुल की सूबेदारी में हमने देखा वहाँ से ये जयपुर का राजकीय ध्वज, पचरंगा ध्वज लेकर आते हैं, मिर्ज़ा हाकिम को हराते हैं, मिर्ज़ा राजा की उपाधि इनको मिलती है, 5,000 जात सवार इनको मिलता है। बिहार की सूबेदारी ये कब से चलेगी? देखिए 1585 से 87 तक वहाँ चली है। यहाँ पे 1587 से 1594 करीब करीब 7 साल की बात है। तो इतने टाइम में 2 बार सूबेदार भी बन जाएंगे। यहाँ पे कुछ जागीरदार थे जो कि विद्रोह कर रहे थे, और तो इसलिए मानसिंह को यहाँ भेजा जाता है कि जाओ देखो क्या प्रॉब्लम है। ये यहाँ पे आते हैं, 2 बार सूबेदार बनते हैं, यहाँ पर मानपुर नगर भी बसाते हैं। और उड़ीसा में जो अफगानी शासक हैं, कौन कौन हैं? एक तो है नासिर खां और कतलू खां, इनको हरा देते हैं, है ना, ये दोनों हार जाते हैं। और हारने के बाद यहाँ पे पूरी के अंदर जो जगन्नाथ मंदिर है उसके ऊपर हक जमा लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। किसके द्वारा? मिर्ज़ा राजा मानसिंह के द्वारा और अल्टीमेटली अकबर के द्वारा। तो ये थी बिहार की सूबेदारी। अब हम पढ़ेंगे बंगाल की सूबेदारी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बंगाल की सूबेदारी। ये है 1594 से 1605 ईस्वी के बीच में, है ना, 1594 से लेकर 1605, करीब करीब 9 साल। तो यहाँ पे भी दोबारा से अकबर इनको भेजेंगे और सूबेदार बनेंगे, और ये 3 बार सूबेदार रहेंगे। मिर्ज़ा राजा मानसिंह 3 बार सूबेदार बंगाल के भी रहेंगे, बिहार में 2 बार रहे थे। 1604 ईस्वी में पूर्वी बंगाल के राजा हैं, ठीक है, बंगाल के राजा हैं, कौन है? केदार कायत। केदार कायत, तो इनको हरा कर जो एक जगह है उस जगह का नाम क्या है? जस्सोर। उसको जीत लेंगे और जस्सोर से शीला देवी की जो मूर्ति है वो आमेर में ले आएंगे, है ना, आमेर में ले आएंगे। कौन? मिर्ज़ा राजा मानसिंह। 1605 में 1605 में बंगाल को जीतेंगे, बंगाल जीता। और तब अकबर ने मानसिंह को 7,000 का मनसबदार बनाया। लेकिन बाद में जहांगीर जो हैं वो ये मनसबदार की वैल्यू कम कर देंगे। बंगाल में जो अभी भी जगह है अकबरपुर, अभी आज के टाइम में उसको राजमहल भी कहा जाता है, वो इन्होंने ही बसाया।
तो जो अकबर ने 7,000 की जो मनसबदारी थी वो सिर्फ मानसिंह को नहीं दी थी, एक और को भी दी थी, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एक एक्स्ट्रा नोट है। किसको दी थी? एक और को दी थी। किसको दी थी? अजीज कोका को, अजीज कोका को दी थी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हिंदू मनसबदारों की संख्या है वो औरंगज़ेब के काल में थी, ठीक है। अगर हम अकबर के टाइम पे बात करें तो इनके टाइम पे 22% मनसबदारी थी। लेकिन इसके बाद औरंगज़ेब के टाइम पे 33% थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ और फिर लास्ट के कुछ पॉइंट्स और हैं और वो और बताएंगे और फिर आपके मिर्ज़ा राजा मानसिंह जो है वो ओवर हो जाएंगे। देखिए, बंगाल की सूबेदारी, बंगाल के अंदर 1594 से 1605 ईस्वी 3 बार सूबेदार बनते हैं। 1604 में बंगाल जाएंगे और वहाँ पे राजा केदार कायत होंगे, उसे हरा देंगे और जस्सोर से जैसे ही राजा केदार को हराएंगे वहाँ से शीला देवी की मूर्ति लेकर आमेर के अंदर ये ले आएंगे। 1605 में बंगाल को जीतेंगे और क्योंकि बंगाल जीत जाएंगे तो अकबर इनको 7,000 की मनसबदारी देगा, जिसे जहांगीर बाद में थोड़ी सी कम कर देता है। मानसिंह यहाँ पर अकबरपुर जो नामक है वो स्थान भी बसाते हैं, जिसका वर्तमान नाम राजमहल है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जैसे कि मनसबदारी जैसे अकबर ने 7,000 की मानसिंह को दी, एक को और दी थी अजीज कोका को, मिर्ज़ा अजीज कोका को। और अकबर के टाइम पे मनसबदारी 22% थी, जबकि औरंगज़ेब के टाइम पे 33% मनसबदारी थी। तो ये हो गई बंगाल की सूबेदारी। अब देखिए, मानसिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद, आप स्पीड जो है वो बढ़ाकर या कम करके देख सकते हैं। गोविंद देव जी का मंदिर, जिसके वास्तुकार भी कौन है? गोविंद दास है। वास्तुकार जो हैं वो कौन है? गोविंद दास हैं। वृंदावन यूपी में बनाया है ना, यूपी, वृंदावन यूपी में बनाया। जिसके बाद में जो सवाई जयसिंह है, इसको बाद में जो सवाई जयसिंह है जो कि जयपुर को राजधानी बनाएंगे, सवाई जयसिंह जो हैं वो जयपुर के अंदर, जयपुर में एक महल है। कौन सा महल है? चंद्र महल है, वहाँ पे इसको पुनः स्थापित कर देंगे। अब और कुछ तो गोविंद देव जी का मंदिर बनवाएंगे, जो इसके वास्तुकार गोविंद दास थे, वृंदावन यूपी में बनवाएंगे। और जिसको बाद में जो सवाई जयसिंह है वो क्या करेंगे, जो जयपुर में जो चंद्र महल है उसके पास पुनः स्थापित करेंगे गोविंद देव जी के मंदिर को। मानसिंह जो थे वो नवरत्नों में थे, है ना, अकबर के जो नवरत्न थे उनमें शामिल थे। दरबारी कवि थे एक पुंडरीक विट्ठल। इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं, जैसे कि रागमाला, जैसे कि राग चंद्रोदय, जैसे कि राग मंजरी, नर्तन निर्णय, दूनी प्रकाश इनकी रचना जो थी वो की थी किसने? पुंडरीक विट्ठल ने। दरबारी कवि थे रागमाला, राग चंद्रोदय, राग मंजरी, है ना, तीनों के नाम राग से शुरू होते हैं, माला, चंद्रोदय, मंजरी। फिर और हैं दूनी प्रकाश और नर्तन नृत्य। मानसिंह के समय एक कवि भी थे और कवि कौन थे? कवि नरोत्तम। इन्होंने मानचरित्र रासु राय मुरारी दान ने मान प्रकाश, ये सब देखो सबके सामने
मान 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 है, तो ये मान सिंह के लिए ही कर रहे हैं ये सब। मान प्रकाश और जगन्नाथ, जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना भी की थी, है ना। तो नरोत्तम मानचरित्र रासो लिखेंगे, राय मुरारीदान मान प्रकाश लिखेंगे, इनकी रचना करेंगे, और जगन्नाथ मान सिंह कीर्ति की रचना करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखने हैं, नरोत्तम मानचरित्र रासो, मुरारीदान मान प्रकाश और जगन्नाथ मान सिंह कीर्ति इनकी रचना करेंगे। इसके साथ साथ हरिनाथ, इसके साथ साथ हरिनाथ सुंदरदास हापा बारहट, अभी पहले मैं ये लिख देती हूँ, फिर थोड़ा सा याद भी कराने की कोशिश करूँगी। जगन्नाथ, जगन्नाथ ये सभी विद्वान थे, है ना, सभी विद्वान थे, दरबारी विद्वान थे ये सभी। एक पॉइंट और है, 1614 ईस्वी में जो मानसिंह है उनकी मृत्यु हो जाएगी। कहाँ होगी मृत्यु? इलेचपुर, इलेचपुर जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ इनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर इसके बाद और आएंगे, जैसे कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह आएंगे, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो एक बार मैं आपको दोबारा से कराती हूँ। देखिए, मानसिंह जो हैं वो गोविंद देव जी का मंदिर जो है वो वृंदावन यूपी में बनवाते हैं, जिसको बाद में जो सवाई जयसिंह हैं वो जयपुर में चंद्र महल के पास उसे पुनः स्थापित कर देते हैं। मानसिंह नवरत्नों में शामिल थे और इनके दरबारी कवि थे पुंडरीक विट्ठल, जो देखो ये सब लिख रहे हैं, जैसे रागमाला, राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन नृत्य और दूनी प्रकाश। ठीक है, तो पुंडरीक में देखो र है ना, तो र से याद कर लेना कि र से 3 बनाने हैं, रागमाला, राग चंद्रोदय, राग मंजरी। फिर इसके बाद देखो 2 और हैं, नर्तन नृत्य और दूनी प्रकाश। 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। कवि नरोत्तम मान चरित्र रासो, देखो चरित्र उत्तम ही होना चाहिए, तो नरोत्तम चरित्र लिखेंगे। मुरारी दान, तो देखो जिस जो दान वही दे सकता है जिसके जीवन में प्रकाश हो, तो मुरारी दान मान प्रकाश लिखेंगे। और जगन्नाथ कीर्ति, है ना, तो ये थोड़ा सा याद कर लेना। फिर इनके और कुछ विद्वान भी हैं, जैसे कि हरिनाथ है, सुंदरदास है, हापा बारठ है और जगन्नाथ हैं, ये इनके विद्वान हैं। हरिनाथ, सुंदरदास, हापा बारठ और जगन्नाथ। 1614 ईस्वी में मृत्यु हो जाएगी इनकी, कहाँ? इलीचपुर महाराष्ट्र के अंदर। तो ये थे मिर्ज़ा राजा मानसिंह, जो कि हमारे सिलेबस में थे, और ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो है वो रिलेशंस विद दिल्ली सल्तनत, जैसे एक डाउट आया था कि मैम रिलेशंस विद दिल्ली सल्तनत, तो देखिए ये अकबर जो हैं ये सब दिल्ली सल्तनत में ही आते हैं, तो ये हमारा इसी के साथ हो जाता है। तो अब हम करेंगे कल मारवाड़ के अंदर रावचंद्र सिंह और राय सिंह ऑफ बीकानेर, फिर मेवाड़ करेंगे, फिर गुर्जर प्रतिहार करेंगे, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो भी हम करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड कीप सजेस्टिंग द आइडियाज़। अगर कोई आपके आइडिया भी लगते हैं, कोई अच्छे सजेशंस हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। थैंक यू।